राम राम जी सारा ने मेरे एक व्यूअर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैडम चैनल मतलब वीडियो की शुरुआत राम 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 के नाम से किया करो। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का समय है और 21 मई की डेट है। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है वो है दूर संचार फर्मों को राहत नहीं। जितनी भी वोडाफोन आइडिया की बात करूं, भारती हेक्साकॉम की बात करूं, टाटा टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, इनके सबके ऊपर जो एजीआर बकाया था, जो इनको गवर्नमेंट को देना था, उसके माफ़ी की याचिका जो इन्होंने की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो खारिज हो गई है और फिलहाल इन तीनों शेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत शायद आपको टाटा टेली सर्विसेज और वोडाफोन आइडिया को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारती एयरटेल तो फिर भी एक बहुत बड़ा जाइंट है, किसी तरह से खुद को संभाल लेगा। लेकिन येस, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज के लिए ये वाली न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो सकती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करेंगे मार्क्सन्स फार्मा। रेलोनेकेम को सेनोसाइड्स उत्पाद के लिए अमेरिका में मार्केटिंग अधिकार मिला। तो मार्क्सन्स फार्मा की कोई एक पर्टिकुलर कोई इनका उत्पाद है, उसके लिए इनको अमेरिका में मंजूरी मिल गई है। कहीं ना कहीं इस तरह की अमेरिका यूएस एफडीए से मंजूरी मिलना किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छे बड़े प्रोडक्ट सेल की खबर होती है और इनफैक्ट ये कंपनी के आगे चल के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडलाइंस आपको दिखाएगी। तो रेवेन्यू गाइडलाइंस अगर अच्छी दिखाई देती हैं तो कहीं ना कहीं शेयर में एप्रिसिएशन देखा जाता है और इसी के चलते शेयर में 5% का सर्किट भी था। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी HFCL के शेयर पे। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 76 करोड़ रुपए की खरीद का ऑर्डर मिला। कंपनी के लिए अच्छी खबर है। HFCL का शेयर जो लगातार गिरावट पे था और मंदी के दौर में अपने लगभग शायद 140-150 के हाई से फिलहाल ये शेयर 80-90 के आसपास पे रखा हुआ था। तो आज इस न्यूज़ से इस शेयर में थोड़ी हलचल दिखाई दी। अच्छी खबर है कंपनी को किसी तरह का ऑर्डर मिलना। वरुण बेवरेजेस पे बात करेंगे। एवरेस्ट इंडस्ट्रियल श्रीलंका में इन्होंने 50% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को बोर्ड की मंजूरी मिली, लेकिन शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। किसी तरह का कंसर्न शायद इस शेयर में हो सकता है कि इस तरह की अच्छी न्यूज़ भी शेयर को संभाल नहीं पा रही है। फिलहाल कंपनी के बारे में बता दूं, कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है और कंपनी पे आपको नज़र रखनी चाहिए डेफिनेटली। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी को लेके कंपनी है, अच्छी कंपनी है और इसमें एक न्यूज़ आई है कि 285 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए O&FM ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेवाओं के वास्ते करार हुआ है और इसी के चलते शेयर में 8% का आप सर्किट देखने को मिला। 8% की शेयर में चाल थी। 148 से शेयर 161 की तरफ गया। डेफिनेटली आपको ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह की अच्छी कंपनीज पे आपकी नज़र होनी चाहिए और लेकिन किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं समझनी है। इस तरह के ऑर्डर्स मिलना कंपनी की ऑर्डर बुक के लिए अच्छा होता है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। इंटरआर्क बिल्डिंग सोल्यूशन, इस कंपनी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अपने नेल्लौर विनिर्माण संयंत्र के पास 20 एकड़ औद्योगिक भूमि खरीदी और शेयर का भाव जो 1800 रुपये था वो 1834। कोई खास इसमें बढ़ोतरी नहीं है और पहली बार मैं इस कंपनी का नाम भी सुन रही हूँ। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी बायोकॉन बायोलॉजिक्स का नई दवाओं पर दांव। तो बायोकॉन जो एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है और बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने वित्त वर्ष 2025 में जोरदार वृद्धि दर्ज की है। यह बढ़ोतरी अमेरिका और उभरते बाजारों में बायोसिमिलर बाजार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तो जो बायोकॉन जो कंपनी है ना, ये बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है। सपोज किसी को लिम्स, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, तो जो किसी का पैर अगर मतलब मुझे नहीं पता किस मटेरियल का बनता है, तो वो जो पैर, एक नकली पैर लोगों को लगाया जाता है, या किसी भी तरह का कोई और अपना ऑर्गन हुआ। बायोसिमिलर का मतलब है कोई भी अपने बॉडी में कोई ऐसा पार्ट जो डैमेज हो गया है और वो पार्ट अपने बॉडी में लगना है, तो उस तरह की चीज़ें बायोकॉन बनाता है और इस क्षेत्र में बायोकॉन की हिस्सेदारी बढ़ रही है और अमेरिका में इसके प्रोडक्ट्स की मांग भी तेज़ हो रही है। इसी के चलते कंपनी में अच्छी आप बढ़त देख पाएंगे और कंपनी अच्छी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मैं किसी भी कंपनी में नहीं कर रही हूँ, मेरा काम है सिर्फ आपको न्यूज़ सुनाना। मैं किसी भी कंपनी को लेने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जब तक वो उन पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती वो कंपनी, तब तक मैं उसको बाय नहीं करती। अगर आप भी वो पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी संडे वाली क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी पेट्रोनेट LNG के ऊपर। पेट्रोनेट ने दर्ज किया सर्वाधिक तिमाही का लाभ। तो देश की सबसे बड़ी गैस आयातक पेट्रोनेट LNG ने जनवरी मार्च तिमाही में
1070 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो उसका अब तक का सर्वाधिक लाभ है। पेट्रोनेट ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में उसका लाभ सालाना आधार पर 23% तक बढ़ा है, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, आईआरबी इंफ्रा का मुनाफा 13% बढ़ा। देश की सबसे बड़ी रोड ऑपरेटर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ने वित्त वर्ष 2025 की तिमाही के दौरान अपने शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि दर्ज की है, जो अब बढ़कर 214 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। कंपनी 50 रुपये के आसपास कहीं आपको अभी घूमती हुई दिखाई देगी। कंपनी ने हाई तो शायद 75 के आसपास का हाई दिया था, और उसके बाद कंपनी में एक स्टीप गिरावट थी। लोग जिन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा ना, उनके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। फिलहाल ये नेट प्रॉफिट की न्यूज़ शेयर को कम से कम गिरने से बचा सकती है। गिरते हुए शेयर में अगर कोई पॉजिटिविटी की न्यूज़ आती है तो उसके बाद शेयर में जो स्टीप करेक्शन होता है ना, उसमें थोड़ा रुकावट आप देखते हैं, उसमें थोड़ा गिरावट का माहौल थोड़ा कम होता है, शेयर आपको संभलते हुए दिखाई दे सकता है। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स का 4 गुना मुनाफा, मैंने कभी इस कंपनी के बारे में नहीं सुना। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स का मार्च 2025 को समाप्त बीते वर्ष में चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 4 गुना से ज़्यादा होकर 45.4 करोड़ रुपए पहुंच गया है। अगर आपके पास है तो फर्दर इसके बारे में आपको जानकारी करनी होगी। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही आप किसी तरह का निर्णय लें। मेरी केवल न्यूज़ के बेसिस पे आपको निर्णय नहीं लेना है। मैं न्यूज़ को केवल अच्छे या बुरे पर्सपेक्टिव से आपको बता सकती हूँ कि ये इस तरह की न्यूज़ कंपनी में अच्छी हुआ करती है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक के 6 अधिकारी जांच के घेरे में। अगर आप इंडसइंड बैंक में किसी तरह का कोई पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, किसी भी तरह के बैंकिंग स्टॉक्स पे इस तरह की न्यूज़ आना बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि इंडसइंड बैंक नेक्स्ट येस बैंक बनने वाला है, बट येस, इस तरह की न्यूज़ इंडसइंड बैंक को अभी जल्दी में तो संभलने नहीं देगी। ना कोई म्यूचुअल फंड और ना ही कोई बड़ा आप मानो इन्वेस्टर इंडसइंड बैंक में हाथ डालने वाला है। जब भी किसी बैंक में घोटाले की खबरें आती है, जांच के दायरे में उसके अधिकारी आते हैं ना, तो शेयर गिरावट को संभाल नहीं पाता, शेयर लगातार गिरता जाता है। फिलहाल शेयर आप देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ में बात करूं तो 1000 के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, और शेयर में एक स्टीप करेक्शन है, और उसके बाद में थोड़ा संभलने की कोशिश तो करी है, बट इस तरह की न्यूज़ आना इंडसइंड बैंक के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। शेयर को अभी जल्दी में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से संभलने का मौका शेयर मार्केट में मिल पाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। अमेरिकी डाउनग्रेड से लुढ़की आईटी कंपनियों के शेयर। तो मूडीज़ ने इंडियन आईटी कंपनीज़ की जो रेटिंग थी वो AAA से घटा के AA1 कर दी है, और इसकी वजह से आप देखो कि यूएस में जो मूडीज़ है उन्होंने डाउनग्रेड किए, तो यूएस से आने वाले FIIs अब आईटी कंपनी से पैसा निकालने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही रेटिंग डाउनग्रेड होती है ना, तो बिकवाली का माहौल देखा जाता है, बिकवाली का दबाव आता है स्टॉक पे। और वैसे भी अगर आईटी कंपनीज़ की बात करें ना, तो आईटी कंपनीज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाज़ारों से आता है, और वहाँ चाहे तो वो पैसा उनकी रेवेन्यू के तौर पे हो, चाहे शेयर्स में FIIs हो, तो दोनों ही तरफ से इस रेटिंग के कम होने की वजह से आईटी शेयर्स में दबाव देखा गया है। सबसे ज़्यादा गिरा एम्फेसिस 2.5%, इसी के साथ इन्फोसिस में भी गिरावट थी 1.9% की, और कोफोर्ज में भी 1.8% की। ये आईटी के दिग्गज हैं। बड़ा हिस्सा यूएस की तरफ से आने की वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिली है। ये सारे के सारे बिग आईटी जाइंट्स हैं, और एक दिक्कत है बिग आईटी जाइंट्स के साथ में कि इनके एक्सपेंशन के स्कोप अब बहुत लिमिटेड रह गए हैं। अगर आप किसी आईटी कंपनी में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उस केस में आपको आईटी जाइंट्स की बजाय आपको देखना चाहिए आईटी की स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज। वहाँ आपको बेहतर एक्सपेंशन, बेहतर शेयर एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बात करूँ TCS, विप्रो और इन्फोसिस की, बहुत ही बड़े बिग जाइंट हो चुके हैं, और ऐसे में इनके बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ की सैलरी इनको देनी पड़ती है। जो बिजनेस है वो लिमिटेड रह गया है AI की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूरोप और अमेरिका में बहुत हिस्से में ये
आती जा रही है, तो ऐसे में इंडियन आईटी कंपनीज़ को काम मिलना कम हो गया है। तो इसके चलते जो बड़ी बिग जाइंट कंपनीज़ है ना, उनके रेवेन्यू लिमिटेड हो गए हैं और नए बिजनेस आने में कमी हो गई है और बहुत बड़ी जनता को सैलरी देनी पड़ रही है। तो इस केस में अगर आपको आईटी कंपनी लेनी है ना, तो आपका ध्यान मिड कैप या स्मॉल कैप आईटी सेक्टर की तरफ होना चाहिए, ना कि बिग आईटी जाइंट्स की तरफ। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। बिजली कंपनियों की सूचीबद्धता जोर पकड़ेगी, 6 इकाइयों ने दिखाई रुचि। उत्पादन पारेषण, ये पेज नंबर 4 बिजनेस स्टैंडर्ड पे न्यूज़ है। जिन भी पर्सन को डिस्कॉम्स में रुचि है, डिस्कॉम्स के शेयर्स में, मैं पर्सनली बता दूं, मैं ज़्यादा रुचि नहीं रखती हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के डिसीजन पे, और जो भी कंपनी गवर्नमेंट के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसमें फिर हम मतलब उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं पर्सनली गवर्नमेंट पीएसयूज़ को बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी नहीं देती। रीज़न वही है कि मैं लेती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स, और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है ना, उसमें ये दिक्कत है कि इधर गवर्नमेंट का छोटा सा डिसीजन आया और कंपनी के शेयर पे आपको एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सपोज गवर्नमेंट ने वो डिसीजन उसके फेवर में दिया तो कंपनी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट बड़ी तरह से, और अगर नेगेटिव में दिया तो उस केस में कंपनी पे बड़ा करेक्शन। तो इस केस में मैं जो अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन हो, इससे रिलेटेड जेनको, ट्रांसको, डिस्कॉम सहित सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों की सार्वजनिक सूचीबद्धता में तेजी आने की उम्मीद है। कम से कम 6 कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। कंपनियां गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के साथ एक या अधिक कंपनियों की सूचीबद्धता पर अब बातचीत आगे बढ़ चुकी है। तो इनके आईपीओज आ सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग देख लेना। मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मैं आईपीओज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड रहती हूँ, और उसमें भी खास करके अगर बात बिजली कंपनियों की हो तो मेरा इंटरेस्ट और भी कम हो जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र 3.5% से बढ़ने की आस है। कृषि मंत्री मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा है कि देश में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.5% पर पहुंचने की उम्मीद है, और उन्होंने आगामी खरीफ की फसल की बुआई से पहले किसानों को नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने का अखिल भारतीय अभियान की घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 1.5 से 2% की वैश्विक कृषि वृद्धि अच्छी मानी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये वृद्धि 3.5% की दर से होने की बात है। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन पे आपको स्पेशल पैनी नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो फर्टिलाइज़र स्टॉक हो या फिर वो एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड स्टॉक्स हों। उन सब पे ही आपको तेज़ी का असर देखने को मिल सकता है। जैसे ही बुल मार्केट शुरू होगा तो इस तरह के शेयर्स रफ्तार पकड़ सकते हैं। आपको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल ज़रूर करके रखना चाहिए। आज जो खबरों में रहे हैं शेयर वो है ग्रेफाइट इंडिया। अच्छी कंपनी है। 16.8% इसने एकदम एक दिन में, सिंगल डे में इसने गेन किया है। टॉप गेनर रही है ये इन दिनों में। इसके साथ ही बजाज होल्डिंग्स कंपनी बहुत अच्छी है, एकदम ब्लू चिप, मतलब कहते हैं ना कि बाय एंड फॉरगेट टाइप ऑफ कंपनीज हैं ये। हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई, और इस वक्त 14,382 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 6% का इसमें सर्किट लगा है। अगर आपके पास है, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का व्यू इस तरह की कंपनीज में आप लेके चल सकते हैं। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्ज 26 टाइम्स ओवर 2 वीक्स, मतलब 2 वीक के अंदर 26 गुना इसमें ट्रेडिंग हुई है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इतना जब भी किसी शेयर में हाइप आ जाए ना कि 2 वीक्स के अंदर 26 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम और वो कंपनी इतनी ज़्यादा आप उसमें बढ़त देख लो, तो फिर शेयर थोड़ा सा आपको लेने का अगर मन है तो उसमें थोड़ा करेक्शन का वेट आपको करना चाहिए। हाल फिलहाल ये कंपनी ने 12.5% का अपर सर्किट दिया है। उसके बाद बात करते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई एट 1398। केवल लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो 33% शेयर ने ग्रोथ की है, बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और अगर इस रिकवरी पे कोई शेयर इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है तो डेफिनेटली आपको उस शेयर पे नज़र रखनी चाहिए, आपको उस शेयर पे फर्दर रिसर्च करना चाहिए, फर्दर स्टडी करनी चाहिए।